नमस्कार दोस्तों। स्त्री काल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मनोरमा रिवर्स टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। आज हम लोग जाति जनगणना से आगे की बात कर रहे हैं और आगे की बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। जाति जनगणना जो है वो खास तौर पर विपक्ष का जो है वो मुद्दा था, जिसे मोदी ने जनगणना के साथ जाति जनगणना को जोड़कर किए जाने की घोषणा के साथ अपने हाथ में लपक लिया है। और उन जो जाति गणना के धुर विरोधी रहे थे, मुखर विरोधी रहे थे, वो भी इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो अब उसके बाद आगे की राजनीति के लिए तेजस्वी यादव ने अपने हैंडल पे ट्वीट भी किया, एक्स हैंडल पे, और लिखा पिक्चर अभी बाकी। पिक्चर अभी बाकी है। उसमें बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ जाति जनगणना से पूरी नहीं होती है, तो उससे जो है आगे की बात वो उठा रहे हैं, जिसमें 10 मांग तो अभी अभी उन्होंने किया है। इस पिक्चर अभी बाकी है के साथ उन्होंने 10 और मांग की है केंद्र सरकार से, मोदी से, जो इससे आगे की के एजेंडे को भी सेट करता है और जाति जनगणना के मुद्दे को भाजपा के द्वारा तथाकथित तौर पर लपक लेने के बाद उनकी राजनीति में अभी कितना कुछ बाकी है, विपक्ष की राजनीति में। और चूंकि ये बिहार विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रख करके ही ये घोषणा की गई थी, तो इसलिए बिहार में इसका खास महत्व है, आरजेडी में के लिए खास महत्व है, महागठबंधन के लिए खास महत्व है और तेजस्वी यादव के लिए इसका खास महत्व है। इसलिए क्योंकि सी वोटर सर्वे में हमने देखा कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जनता की पहली पसंद के रूप में वो उभरे हैं, और वो भी उनके और नीतीश कुमार के बीच में जो जो पसंद का मार्जिन है वो काफी ज्यादा है। कहाँ उन्हें जो है 46% से ऊपर लोगों ने पसंद किया और नीतीश कुमार को 15%, बीच में 17% पर प्रशांत किशोर आ गए हैं। तो ये तमाम चीजें भी हैं। इसके साथ में तेजस्वी यादव ने अब जाति जनगणना से आगे की बात की, आगे क्या होगा, क्या जो है ये सिर्फ अभी पहलगाम का जो मसला है उस पर जिस तरह से सरकार की किरकिरी हो रही है, ना सिर्फ सुरक्षा में चूक के साथ चूक की बात है, बाकी और रणनीतिक मसलों पर भी सरकार की जिस तरह से किरकिरी हुई है उसको डाइल्यूट करने के लिए, और साथ में बिहार विधानसभा को खास तौर पर लक्ष्य करके मोदी ने जिसकी घोषणा की है, और वो अभी घोषणा तक है, सितंबर से शुरू होगा, तब तक विधानसभा चुनाव साल के अंत तक हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, जाति जनगणना और जनगणना कंक्लूड होगा 2026 में, उसके बाद आंकड़े आएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है ये सिर्फ घोषणा तक है। फौरी तौर पर जो है मोदी बिहार को साधना चाहते हैं इस घोषणा के साथ, या फिर आगे की बात जो है उसको लेकर की, जैसे मोदी ने गोल करने की कोशिश की। हालांकि देखिए उन्होंने जो महिला आरक्षण के साथ एक परिसीमन का जो है वो क्लॉज लगा करके इतना तो तय कर दिया कि 2029 तक महिला आरक्षण पे कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद ये आगे की बात होगी, क्योंकि ना परिसीमन होगा ना महिला आरक्षण लागू होगा, जिसको उन्होंने पास किया। तो इस तरह का मास्टर स्ट्रोक मोदी जरूर चलते हैं। हमको इसको भी समझने की जरूरत है, क्या बिहार की जनता इसको समझेगी और तेजस्वी यादव क्या इसको समझा पाएंगे। जो आगे की मांग वो कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग कर रहे हो, चाहे वो ओबीसी एससी इन सब के लिए जो है बजट आवंटन की मांग कर रहे हो, बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं, ये तमाम मांगे उस 10 मांग में शामिल है जो तेजस्वी यादव ने की है, और इससे आगे की राजनीति की बात उन्होंने की है। तो क्या यही तय एजेंडा होगा बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा लपक लेने के बाद? हम बात करते हैं आज इस पर। आज की चर्चा इसी पर फोकस होगी। हम अपने मेहमानों को स्क्रीन पर लाते हैं। हमारे साथ संजीव चंदन जुड़ रहे हैं, स्त्री काल के संपादक। हमारे साथ हेमंत कुमार जुड़ रहे हैं बिहार से, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। हमारे साथ सीमा जुड़ रही हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। और हमारे साथ विनय ठाकुर है, हमारे स्त्री काल के साथी संपादक और राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी का डिस्कनेक्ट हो गया है, तो संजीव जी आज आपसे ओपनिंग टिप्पणी इस पर लेते हैं। आपने भी वो देखा होगा, तेजस्वी यादव ने जो आगे की बात की है जाति जनगणना के बाद, और जो मोदी का तथाकथित मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है, ये जनगणना के साथ जाति जनगणना को क्लब करके,
इस पर हमने काफी बात की है, आपने भी अपने जरा हटके में भी किया है और हमने भी लाइव चर्चा में भी की, इस घोषणा के तुरंत बाद हमने बात की। लेकिन उस दिन से ये सवाल था कि आगे क्या, आगे क्या। आज जवाब में तेजस्वी ने आगे की बात की है। आपको लग रहा है ये चलेगा और यहाँ पर, या फिर मोदी हमेशा की तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे जैसा उन्होंने महिला वंदन विधेयक जो है, नारी वंदन विधेयक के साथ किया है? देखिए, सबसे पहले तो जो नारी बंधन विधेयक के साथ उन्होंने किया है, उसमें मेरी राय है कि वो उनकी तैयारी का एक हिस्सा है और उसका पहला स्टेप उन्होंने चल दिया है। तो पता नहीं क्या होने वाला है, इसलिए मैं एकदम से एग्जैक्ट वही नहीं कहूंगा जो आम धारणा है उसको लेकर के, जो मेरी भी धारणा थी। इस पर हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम भी किया है और काफी अटैक भी किया है कि महिला शक्ति बंधन के नाम पे इन्होंने महिला आरक्षण बिल को किल कर दिया। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इस पर एग्जैक्ट रुकना चाहूंगा कि अभी साल भर में और क्या डेवलप होने वाला है। डिलिमिटेशन के सवाल पे खास करके क्या उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। यदि वो सॉल्व हुआ तो हमारी राय अलग होगी, और यदि वो सॉल्व नहीं हुआ तो मेरी राय आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन सॉल्व करने का फॉर्मूला दिया है अमित शाह ने, कुछ फॉर्मूला है, 3-4 फॉर्मूला है जिस पर वो बात कर रहे हैं सॉल्व करने की। तो जब बात होगी तो बात की जाएंगे। हाँ, तो वहां जाएंगे तो फिर मेरी राय बदल जाएगी, तो वो यदि सॉल्व हो जाएगा। अब रही बात कि जो जाति गणना का, वो कल एक किसी आउटसाइड पैनलिस्ट ने कमेंट किया था कि चलती ट्रेन से, हिंदुत्व के ट्रेन से ये छलांग लगा देने जैसा है। तो बिल्कुल वैसा इसलिए है कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। जाति गणना से घबराहट की बात क्या है? क्योंकि जनगणना जो होती है उसमें सिर्फ सिर नहीं काउंट होता है, उसमें संसाधन भी काउंट होते हैं, और उसके जरिए ही सरकारें और हम आप जान पाते हैं कि किनके पास क्या साझा। अब सिर्फ ओबीसी की तो गणना नहीं हो रही थी, बाकी गणना तो ही रही थी, और अपर कास्ट की गणना नहीं हो रही थी। बाकी गणना तो दलितों की गणना तो थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की गणना थी। तो अब ये जब सामने आएगा तो निश्चित तौर पे अब ये 70 और 80 के दशक की गणना नहीं होगी, ये आकांक्षाओं से, उम्मीदों से भरे हुए लोगों के बीच की गणना आएगी। तो फिर राजनीति के बहुत सारे पकेट खुलेंगे, बड़ा जिगजैग शुरू हो जाएगा, बड़ा माने उसके ये होंगे। तो ये जो हिंदुत्व के राग में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ को सेट करके आरएसएस लेके चला जा रहा है, तो आरएसएस का टास्क बढ़ जाएगा। हिंदुत्व के प्लेन पे कैसे लाएं, और एक तरह से आप समझिए कि सामाजिक न्याय की एक बड़ी जीत के तौर पे ये जाति गणना संपन्न हो जाती है, तो जो हमको लगता है कि हो ही जानी चाहिए, क्योंकि इनका एजेंडा ही यही था। इनका एजेंडा कभी नहीं रहा है कि 2025 में करें, इनका एजेंडा ही 2026 का है, और वो 2026 में करने की कोशिश करेंगे। नहीं करते हैं तब फिर बात दूसरी होगी। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने कहा, जो आगे होने वाला है उसकी एक झलक दिखा दी है। अब तेजस्वी यादव की मजबूरी यह है कि वो आगे क्या होने वाला है उसके इंतजार में नहीं बैठेंगे, उनको इमीडिएट इस पर बात करनी है, क्योंकि चुनाव है सामने, तो एजेंडा उनको सेट करना है। इसलिए उन्होंने एजेंडा आज सेट करने की कोशिश की है, और वो एजेंडा निश्चित तौर पे सरकारी संस्थानों की नौकरी का 50% का कैप तो है ही, जो राहुल जी का है, लेकिन 50% का कैप तो तमिलनाडु में सुलझा हुआ है, और उसके बाद ही कैप लगा, उसको एक्सेप्शन पे डाल करके। तो कैप की पूरी प्रक्रिया एक मुद्दा है कि कायदे से इसको आप, इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन ना हो पाए और इसको आप 50% से क्रॉस करें। तो एक तो ये है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा जो आज एजेंडा सेट किया वो है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। अब इस पर यदि आंदोलन, ये सिर्फ यदि ये एजेंडा है, यही होने वाला है, ये तो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, सब लोग समझता है। लेकिन यदि यहां से इसको मुद्दा बना पाते हैं, जैसे नौकरी वाला मुद्दा 2020 में तेजस्वी यादव बना पाए थे, तो यदि ये मुद्दा बना लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन, प्राइवेट कॉलेज जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, तो उसको यदि वो कर लेते हैं तो फिर बेचैनी शुरू हो जाएगी। फिर बेचैनी, फिर इतना सब कुछ जैसे होता है ना कि आप तबला आप बजा रहे हैं, एक साथ कई सारी चीजें बजाने की कोशिश करते हैं, सेंटर में जो बैठा होता है उसको करना भी पड़ता है कई बार, लेकिन हर बार वो म्यूजिक आप सही निकाल पाए, अपने हित में निकाल पाए, वो बहुत जरूरी नहीं होता।
तो आप साधेंगे कैसे? चित्रा त्रिपाठी आज जो है वो यदि पढ़ रही है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ने लगी है, जाति जाति रटते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड। और दूसरी जो रामधारी सिंह हाँ ने दिनकर ने जो अपनी जाति को गौरवान्वित करके कविता पढ़ी, वो भी जवाब में अपने आप पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो उन्होंने दिनकर, वो तो निराला जी ने कहा ना, उस पर लिखा, कहा कि जो है उनका है कि उधर्म का हुंकार हूं मैं, तो उसी में उन्होंने, निराला जी ने जोड़ दिया था कि सिमरिया घाट का भूमिहार हूं मैं। तो वो नहीं, उनका और नहीं दिनकर है। की खुद की नहीं, दिनकर का खुद की भी जो कविता, उसमें जाति के स्वर हैं, जाति गर्व के स्वर भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब इसमें क्या है, इसी में नहीं है। और वहीं कर्ण जो आगे सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, जो परशुराम कह रहे हैं कर्ण से, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है, जो कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस ने कहा। मैं थोड़ा चुटकी ले बिल्कुल, हेमंत जी को याद दिला दे रहा हूँ। परशुराम कुल से पैदा हुए नरभूषण है वो, तो वो नरभूषण तो वहां बैठे थे ना। तो ये है, लेकिन ये सारी चीजें एक तरह से आप समझिए मनोरमा जी कि ये है, और वहां से जो आज एजेंडा सेट कर रहे हैं तेजस्वी, कर पाने में सफल होते हैं तो आरएसएस भी बेचैन। इसीलिए बिहार के चुनाव का एजेंडा सेट किया था मोहन भागवत ने पिछले बार। दुर्भाग्य बहुत दिनों तक वो भी वहीं से है, दिनकर के ही लाइन से, कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कुरुकुल को ये वो है ना कि वो जब कृष्ण जाते हैं वहां, तो उसमें तीसरे या चौथे सर्ग में, तो उनका एजेंडा वहां से सेट हुआ है। लेकिन उस एजेंडे को कायदे से हेड ऑन करने के लिए सबसे अच्छी सूचना, आज से पहले की जो बड़ी अच्छी सूचना थी वो ये थी कि आरजेडी ने तय किया कि 243 कंस्टिट्यूएंसी में लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय को लेकर, वो जाति गणना के अनाउंसमेंट के पहले हुआ था, तो ये दो टकराव के बीच में अभी जो है एक तरह से मोहन भागवत की पहली हार तो हो चुकी है। अब देखना यह है कि आगे कहां जाते हैं जी। तो पिछली बार भी उनकी हार हुई थी इसी बात पर कि पिछली बार उन्हें आरक्षण पर जो है सवाल खड़ा कर दिया बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और ये एक बड़ा फैक्टर बना था बिहार विधानसभा चुनाव में जो 2020 का चुनाव था। हम हेमंत जी के पास आते हैं। हेमंत जी, आप क्या इसको देख रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में जब आरक्षण की बात चलेगी तो बिहार में एक और ये भी मुद्दा चल सकता है कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर है कहाँ। भले पूरे देश के स्तर पर बात हो, लेकिन बिहार में प्राइवेट सेक्टर कितना है? जितना है बिहार में सरकारी नौकरी या फिर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं। बहुत कायदे से वहां पर प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। तो एक तो ये बात है कि एक जो विरोधी उसमें आएगा, अगर ये उस मुद्दे को लेकर जाते हैं तो एक कार्ड पहले से मौजूद है इसका कि बिहार में तो है नहीं प्राइवेट सेक्टर। आगे आप और किस तरह से देख रहे हैं इन 10 मांगों को? आप क्या ये एजेंडा के तौर पर सेट हो पाएगा भाजपा के जवाब के तौर पर या एनडीए के जवाब के तौर पर बिहार में? हमें अभी भी डॉक्टर संजय कुमार ने ज्वाइन किया, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर आप तक भी आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी सरकार का जो निर्णय आया है जाति जनगणना को लेकर के, तो मैंने कल ही मैंने ये लिखा है कि बिहार में चुनाव का एजेंडा सामाजिक न्याय के पिच पर ही चलेगा, उससे अब इधर उधर जाने वाला नहीं है। और तेजस्वी यादव ने जो आज सुबह सुबह लिखा, और उसमें जो पिक्चर अभी बाकी है, तो उसमें पिक्चर अभी बाकी है, वो जो बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सवाल सरकार के सामने बहुत ही प्रमुखता से आने वाले हैं। तो बीजेपी ने जो पिटारा खोला है, उसमें उससे ही बहुत सारे सवाल उपज रहे हैं। अब सिर्फ ये कह करके कि हमने जाति जनगणना कराने का निर्णय ले लिया है, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी कि कैसे उस पर काम होता है। और अभी तो बहुत सारी, अभी तो प्रिमिटिव, ये क्या कहते हैं, अभी प्रारंभिक अवस्था में है, तो बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपका रोड मैप क्या होगा, क्या प्रारूप होगा, समय सीमा क्या होगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में उनको इन सवालों से आकर के टकराना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि बिहार में प्राइवेट सेक्टर तो उतना है नहीं, देखिए प्राइवेट सेक्टर का मसला एक नीतिगत मसला है, वो देशव्यापी मसला है, देश के किसी हिस्से में यह लागू नहीं है लगभग। तो ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है। बिहार इस एजेंडे को अगर उठा रहा है
तो ये एक राष्ट्रीय एजेंडा है कि प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन दीजिए। तो तेजस्वी यादव जो कुछ कह रहे हैं वो इसी सामाजिक न्याय की पिच पर ही बीजेपी को खींच करके लाना चाहते हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे हेमंत जी, जैसे कर्नाटका वगैरह में भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मुद्दा उठा है, लेकिन उसमें डोमिसाइल की बात हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि 50% जो है वो सीधे सीधे कर्नाटका स्टेट के लोगों को मिलना चाहिए। तो ऐसे में जैसे बिहार, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के की बड़ी आबादी, युवा आबादी यहाँ पर नौकरी करती है। तो इसको लेकर के एक इस तरह का भी आगे जो है मसला आने वाला है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात होगी तो ये 50% डोमिसाइल की भी बात होगी। देखिए, ये इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। ये जो तेजस्वी यादव ने जो आज कहा है कि पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, हाँ, ये भी एक नई मांग है। ये भी एक नई मांग है। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मसला है, ठेकेदारी में आरक्षण हो, न्यायपालिका में आरक्षण हो, मंडल कमीशन की जो शेष सिफारिशें हैं उनको लागू किया जाए और आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, बिहार के को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को विशेष पैकेज मिले। ये तमाम सवाल जो है, इन सवालों की फहरिस्त जो है विपक्ष के सामने खड़े किए जाएंगे। इनका जवाब ये बीजेपी को देना पड़ेगा। विपक्ष का यह सवाल जो है ये बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में दुखदायी साबित होने जा रहा है, क्योंकि क्योंकि इन्होंने ही जाति जनगणना का ये खोला। इनको लग रहा है कि ये करके हम पिछड़ों अति पिछड़ों में, दलितों के बीच में अपना स्पेस क्रिएट करेंगे और जो स्पेस हमने बनाया है उसको इंटैक्ट रखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इससे ज्यादा गंभीर चुनौती ये है कि जो सवाल अभी उठाया जा रहा है उन सवालों का जवाब बीजेपी कैसे देती है। एक बात और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चित्रा त्रिपाठी जी जिस बात को लेकर ये कर रही हैं, जो दिनकर को गा रही हैं बैठ करके, तो उनके लिए भी मेरा एक जवाब है। उसको आप लोग सुन लीजिए। और शायद एक बार मैंने इसी का स्त्रीकाल के कार्यक्रम में ही इसको कहा था, लेकिन आज ज्यादा वो प्रासंगिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो सब लोग उसको सुने। 1990 में ब्राह्मण पावर शीर्षक से खुशवंत सिंह ने एक लेख लिखा था 1990 में, और उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों की जनसंख्या हमारे देश की कुल जनसंख्या में से 3.5% से अधिक नहीं है, लेकिन आज वे 70% नौकरियों पर काबिज हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह आंकड़ा केवल राजपत्रित पदों का है। उप सचिव से ऊपर के उच्च प्रशासनिक पदों पर 500 में से 310 ब्राह्मण यानी 62%, 26 प्रदेश मुख्य सचिवों में से 19 ब्राह्मण है, 27 राज्यपाल और उपराज्यपालों में से 13 ब्राह्मण है, सर्वोच्च न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में से 9 ब्राह्मण है, 310 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से 166 ब्राह्मण है और 140 राजदूतों में से 58 ब्राह्मण है। कुल 3300 भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों में से 2376 ब्राह्मण है। निर्वाचित पदों पर भी इनका प्रदर्शन इतना ही बढ़िया है। 508 लोकसभा सदस्यों में से 190 ब्राह्मण है। ये उस समय की बात है, इसलिए 508 को लिख रहे हैं। 244 राज्यसभा सदस्यों में से 89 ब्राह्मण है। ये आंकड़े साफ तौर पर सिद्ध करते हैं कि भारत के 3.5% ब्राह्मण समुदाय का देश में उपलब्ध बढ़िया नौकरियों पर कब्जा है। ऐसा कैसे हो गया ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह सब ब्राह्मणों की कुशाग्र बुद्धि की वजह से ही हुआ होगा। चित्रा त्रिपाठी जी को ये खुशवंत सिंह को पढ़ लेना चाहिए। जब ये सवाल वो खड़े कर रहे हैं तो वो सब क्यों ये बात कह रहे हैं। उसके अलावा CSDS का भी एक आंकड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यह उस किताब का हिस्सा है, एक था डॉक्टर एक था संत, उसमें से मैं इसको कोट कर रहा हूँ। उसमें एक जगह लिखा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार ब्राह्मणों की आबादी 1948 में मद्रास प्रेसिडेंसी में मात्र 3% थी। उनके पास 37% राजपत्रित पद थे और 43% गैर राजपत्रित पद। अब कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है जो इस प्रवृत्ति की सही जानकारी दे सके, क्योंकि गौर कीजिएगा, क्योंकि 1931 के बाद
इस पर पर्दा डालने की परियोजनाएं शुरू कर दी गई। वो परियोजना जो 1931 के बाद शुरू की गई कि इस पर पर्दा डालो, उसमें सब लोग जो सत्ता को ये नियंत्रित करने की स्थिति में थे, जिनको लग रहा था कि आजादी मिलेगी, हमारी सरकार बनेगी और हम सरकार पर काबिज होंगे, उन्होंने एक परियोजना चलाई कि इसको रोकना है। ये 1931 के बाद ऐसे ही नहीं रोका गया, इसको ऐसे ही नहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन लोगों का क्या योगदान है इस पूरी परियोजना में ये सबको पता है। तो आखिरकार ये जो रोकने की जो परियोजना है वो अब जाकर के अब वो एक नया स्वरूप ले रही है कि अब वो खुल रही है। अब खुल रही है तो जब खुल रही है तो चीजें सामने आएंगी, और ये चीजें जब सामने आएंगी तब इन तमाम चीजों का जवाब मिलेगा, जिन सवालों को रोजने के लिए इस तरह की कविताएं पढ़ी जा रही है। जी, ठीक है। ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने जो रास्ता दिखा दिया है, वो कहते हैं ना कि ये आप अपने घर तो डायन को आमंत्रित करने के वाले, हालांकि हम लोग कोई सहमत नहीं है उस डायन की जो परिपाटी है, लेकिन ये कहावत है कि डायन को आपने आमंत्रित कर लिया है। तो वो जो आमंत्रण आपने दिया है तो ये बहुत हम लोग इतना कर सकते हैं कि उस इविल को जेंडरलेस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको परिमार्जित कर दीजिए उसको आप। तो इन्होंने एक ऐसा ये पिटारा खोला है जिसमें बहुत सारे सवाल हैं, और जो इनके ऊपर लगातार सवालों की बौछार होगी और उनका जवाब देना होगा। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष इस पर ज्यादा बढ़िया से तैयारी कर रहा है, और ये उनके लिए बहुत ही सहज नहीं होने वाला है। जी ठीक है, हम सीमा जी के पास आते हैं। सीमा जी, एक तो था कि देखिए, कमंडल को मंडल का जवाब मिला था, वीपी सिंह ने दिया था और पूरी राजनीति बदल दी थी। क्या आपको लग रहा है वहां से यहाँ तक जो शिफ्ट आया है, अब कमंडल वाले मंडल का भी उपयोग कर रहे हैं? तो उनके पास एक तरफ में वो कमंडल भी ऐसा नहीं है कि कमंडल चालू नहीं रखेंगे, वो उनका हिंदुत्व का एजेंडा भी चलता रहेगा साथ में। लेकिन अब जब चुनावी रैलियों में देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता बनाम जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस भारी पड़ रहा था, सांप्रदायिकता फुस हो रहा था, डिफ्यूज हो रहा था। सबसे बड़ी बात है, कश्मीर के मसले पे आपने देखा किस कदर डिफ्यूज हुआ है हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव। तो सांप्रदायिकता बनाम सोशल जस्टिस बनाम सांप्रदायिकता जो कह ले, उसमें पलड़ा भारी उसका है। तो उनको बात करनी पड़ी, 2024 के चुनाव से ही उनको बात करनी पड़ी संविधान की। हालांकि संविधान का रंग उन्होंने सैफ्रॉन बताया गया में ही जाकर के कि भगवा, संविधान का रंग भगवा है क्योंकि इन लोगों ने तैयार किया, हिंदुओं ने तैयार किया है, ऐसा उन्होंने कहा। तो भी वो भी नहीं चला। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या मंडल कमंडल दोनों यही साध लेंगे? और अब जब तेजस्वी ने आगे के एजेंडे को रखा है तो अगले मतलब इस चुनाव में एजेंडा वही अब सेट होगा, सेट कर दिया, और भाजपा को फिर इस पिच पर भी आना पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हो गई, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इधर से, हो गई। हाँ, अनम्यूट हो गई। वही तो हो गई थी। प्राइवेट सेक्टर की बात से मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले तो कि बिहार में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो बैंकिंग में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है। एसबीआई सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा बिजनेस है वो एचडीएफसी के पास है। तो ऐसा नहीं है कि इसका असर बिहार में नहीं पड़ेगा, आरक्षण की बात अगर प्राइवेट सेक्टर में की जाए तो। और दूसरी बात ये कि जो तुमने बात कही सामाजिक न्याय की बात, तो जिसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, कहीं ये बाद में चुनावी जुमला ही ना साबित हो सिर्फ, क्योंकि अभी तक उसका कोई रोड मैप और बाकी चीजें सामने नहीं आई हैं। सामाजिक न्याय का मुद्दा बहुत पुराना है, बिहार में 90 के से शुरू हुआ है, आरजेडी की सरकार के समय से शुरू हुआ है। और अब मंदिर मस्जिद का भी मुद्दा नहीं रहा, बाबरी राम मंदिर का भी मुद्दा नहीं रहा, जिसकी शुरुआत जो रथ यात्रा से शुरू की थी अडवाणी ने, और जिसको खत्म किया, जिसको रोका गया था बिहार में ही, तो उस समय भी ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया था। बिहार में हमेशा ही सामाजिक न्याय एक बड़ा मुद्दा रहा है। ओबीसी की संख्या अभी
वोटर के रूप में सबसे ज्यादा है पूरे देश में, सिर्फ बिहार में ही नहीं। जो पिछले आंकड़े हैं ओबीसी के वो 1931 के हैं, जिसपे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और अभी तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं, पता नहीं है कि ओबीसी की पूरी देश में कितनी जनसंख्या है। हालांकि जो पिछली बार जाति जनगणना हुई है बिहार में, जो एक रोड मैप इनफैक्ट शुरू किया बिहार ने ही, एक दिशा जो दी है इसको सेंसस में शामिल करने की, तो ये इसकी शुरुआत भी बिहार से ही हुई है, जो आगे कांग्रेस के सरकारों में शुरू की जा रही है, में हुआ कर्नाटका था, में। लेकिन वो ठंडे बस्ते में था, तो अभी जो फ्यूल दिया है वो बिहार नहीं दिया। नहीं, अभी का फ्यूल आंध्र प्रदेश में भी बात कर रहे हैं शुरू बाद में। करने की, तो ये भी शुरुआत बिहार से ही हुई है। बिहार विधानसभा में पारित हो चुका है पहले भी सर्वसम्मति से कि जाति जनगणना कराई जाएगी। अगर मोदी सरकार की मंशा इस पे बहुत साफ होती तो 21 में जो सेंसस जो जनगणना होनी थी, जो कोरोना के वजह से नहीं हो पाई, वो खैर 24 में भी शुरू हो सकती थी और बाद में जाति जनगणना को भी शामिल किया जा सकता था। तो मुझे तो पहले मंशा में इनकी दिक्कत लगती है, लेकिन बिहार का चुनाव साधना है, यहाँ और कुछ नहीं चलने वाला है। नौकरी और सामाजिक न्याय ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ सबसे ज्यादा जो वोटर की संख्या है वो तो ओबीसी की है। तो बेसिकली बिहार जो यहाँ पे इनके वोटर हैं, नीतीश कुमार से कुछ ओबीसी इनके साथ है, नहीं तो जो बीजेपी की पूरी वोटर है वो उन वही है जो सवर्णों की मेनली जो वोटर्स हैं उनके, और इतना बड़ा चंक है जिसको बिल्कुल भी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी। भले ही वो ऐसी को मांझी और चिराग पासवान या किसी और तरीके से कन्वर्ट करा लेते हैं अपने साइड में, पर ओबीसी के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, और इसलिए भी सामाजिक न्याय का मुद्दा तो बीजेपी को लेके आना मजबूरी थी। दूसरा मुझे लगता है कि अभी जो समय है इसकी घोषणा की, तो एक तरह से ये हेडलाइन मैनेजमेंट भी है जो बीजेपी का रहा है वोटे शुरू से। पुलवामा अटैक पे इतनी किरकिरी हो रही है देश विदेश सब जगह, तो उसको भी एक मैनेज करने की कोशिश है। अब देखते हैं जैसे जैसे शुरुआत होती है इस पे आगे भाषणों में, या क्या निकल के आता है, इनकी मंशा क्या है, बीजेपी के नेता क्या स्टैंड लेते हैं और आगे क्या बताते हैं। तेजस्वी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है इस पे आगे की बात करके, क्योंकि ये तो काउंटर करने की कोशिश थी विपक्ष की बिहार में बीजेपी की जाति जनगणना की बात करके। नीतीश कुमार और महागठबंधन की जब सरकार थी तब ये काम कराया जा चुका था, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि वो सामाजिक न्याय के नाम पे कुछ नया लेके आते। नौकरियां भी उस समय शुरू हो चुकी थी, तो ये भी एक चीज है। और नीतीश ये तेजस्वी ने आगे बढ़ के बात की है कि सिर्फ जनगणना की ही बात नहीं है, उसमें उसकी किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कहाँ कहाँ जरूरत है, और किस तरह से इतने बड़े वर्ग को आप पूरी हिस्सेदारी दे पाएंगे, वो कोशिश और वो ईमानदारी भी नजर आनी चाहिए। अभी तो बस ये शुरुआती तौर पे शुरू हुआ, देखते हैं आगे आगे जैसे बात होती है। बिहार बीजेपी की मंशा देखने को मिले कि बिहार में कि सिर्फ चुनावी जुमला है या बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं, या सिर्फ वोट साधने की ओबीसी की कोशिश है, ये भी देखने की अभी आगे देखने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जिस जोश खरोश के साथ संसद में कहा था कि हम संसद में पारित करा के रहेंगे जाति जनगणना, सेंटर में उनको भी साधने की कोशिश की गई है। और अभी जिस तरह से कन्हैया कुमार जो भी है, हारे जीते, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट तो कन्हैया कुमार ही ले जा रहे हैं आपके बिहार में, तो उन सबको बिहार में भी साधने की कोशिश है एक तरीके से। और सामाजिक न्याय से बड़ा मुद्दा और नौकरी, बिहार पलायन, ये जो मुद्दे हैं बिहार के, वो इसी रास्ते से मुझे लगता है इसी तरीके से इनको साधा जा सकता है। तो ये बिहार की मजबूरी है, विपक्ष के पिच पे बीजेपी की मजबूरी है जो बिहार में विपक्ष के पिच पे खेल रही है। आरजेडी और कांग्रेस के पिच पे आ रही है बीजेपी चुनाव लड़ने बिहार में, मैं ऐसे देखती हूँ इसको। जी ठीक है, हम विनय के पास आते हैं। विनय, आपको क्या लग रहा है कि जो कमंडल का मसला है वो एकदम डिफ्यूज हो गया है बिहार में, और ये संदेश अब आगे के लिए, क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में ओवरऑल हम लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं
तो 2019 से लेकर के टोटल वोट परसेंट में मात्र 1% से भी कम का गिराव आया है भाजपा का। 240 सीट है, लेकिन ओवरऑल जो उसको वोट शेयर मिला है। लेकिन बाकी सभी जो ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग है, उसमें दल, सभी में उसके वोट परसेंट कम हुए, कहीं 5%, कहीं 3%, कहीं 2%, और मुसलमानों का 1% वोट उनको कम हुआ है ओवरऑल, जो कि इस बार मुझे लगता है कि एकदम नील होने वाला है, जिस तरह से मुसलमानों को उन्होंने किया, क्योंकि वो बिहार में भी सारा गोलबंद हुआ आरजेडी के पक्ष में, और यूपी में वो गोलबंद हुआ था समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो ये है, केवल एक दलित वोट शेयर था जो कि थोड़ा सा भाजपा का ठीक था, मतलब उसमें एक वो। तो आप देख रहे कि ये सारी चीजों को भी एनालाइज किया होगा भाजपा ने, जब और अब जब इस बात सेट करने की कोशिश कर रहे थे उन मुद्दों को, तब जबकि लगातार वो विरोध में रहे। जाति जनगणना सर्वे जो बिहार में आया, उसके विरोध में कोर्ट बीजेपी गई है, और जो 65% की तक लागू करने की बात थी, उसको लेकर के भी अभी लंबित है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद इनका ये लागू करना, तो ये एनालिसिस भी इसके पीछे साथ रहा होगा, क्योंकि लगातार जो है जिन पार्टियों की सोशल इंजीनियरिंग कर रही थी, कल हमने बात की थी वैश्य समुदाय की भी, कुर्मी कुशवाहा की भी, वहां से भी वोट आधार खिसका है उनका, जिसमें हमने जो है शाहबाद का दिया था कि चारों सीट हारे वो लोग, वहां कुशवाहा का ज्यादा बोलबाला है, प्लस उसके बाद से वैश्य वोट भी, ये सारा मिल करके जो है वो रहा। तो ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद का ये सुचिंतित कदम है कि इसको तोड़ा ऐसे ही जा सकता, भले ही घोषणा ही कर दे, लेकिन यही क्योंकि और चलने वाला नहीं है, कमंडल कितना भी कर लो, वो एक अलग मसला है जो कि वो जमीन पर जो है वो चलता रहेगा। धन्यवाद मनोरमा। ये बीजेपी जो जाति जनगणना की बात कर रही है, तो इसमें ये बात तो निश्चित तौर पर है कि बीजेपी का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, और वो ये काम जो है बहुत मजबूरी में कर रही है, और उसकी कोशिश जो है, जैसा कि उसने पहले किया था, कि उसके ऊपर ये आरोप ना लगे कि वो सामाजिक न्याय के विरोध में है। तो जब वो सामाजिक न्याय के विरोध और की बात करती है, तो उसकी कोशिश यह दिखाने की है कि जो विभिन्न जातियां हैं, उनकी जो राज्य की सत्ता पे जो हिस्सेदारी है, उसका वितरण किस प्रकार से होगा। मुझे ये लगता है कि फिलहाल वो इसको एक सेमीफाइनल की तरह ये कोशिश कर रही है कि उसका पूरा जो मुद्दा जो है, उसका विपक्ष को लाभ नहीं मिले। देखिए, जो बिहार में जो आरक्षण का सवाल है, वो आरक्षण का या नौकरी का जो सवाल है, वो सिर्फ नौकरी का नहीं है। वो सवाल जो है वो स्टेट के ऊपर, जो राज्य सत्ता है या जो स्टेट है, उसके ऊपर कंट्रोल की बात है। और जब ये लड़ाई शुरू हुई, तो जो लोग पहले स्टेट पे काबिज थे, उनको जब लगा कि वो स्टेट के ऊपर से उनकी जो पकड़ कमजोर हो रही है, तो उन्होंने स्टेट का कैरेक्टर ही चेंज करने की कोशिश की, स्टेट को ही कमजोर करने की कोशिश की, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की। तो ये जहां से पकड़ा है तेजस्वी यादव ने, कि जहां से वो स्टेट की पावर को निकाल करके एक जगह रख रहे हैं, उसको पकड़ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो स्टेट की जो पावर को आप अलग करके निकाल करके रख रहे हैं, हमको उसमें भी हिस्सेदारी चाहिए। और हम लोग जानते हैं, पहले भी मतलब इस बात पर ये हुई है कि भाजपा की कोशिश है कि जो जाति जनगणना जब आए, तो उसको वो किस तरह से प्ले कर सकती है। बीजेपी ने इस बीच में जो अपनी राजनीति जो पैनी की है, वो ये की है कि जो डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ कैसे वो गोलबंदी करती है। तो देखिए, इस बार भी जो जाति जनगणना के जो आंकड़े आए थे, उसमें भी ये सब आवाजें आ रही थी कि भाई, जब मुस्लिम की आबादी ज्यादा है, तो MY समीकरण में आप मुसलमानों को क्यों नहीं मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो कहा जा रहा है और जो होगा, चूंकि भारत में जो मतदान जो है वो
गुप्त मतदान है। और नीतीश कुमार की जो सरकार आई उसके पीछे ये बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो सवर्ण मतदाता थे, जब उनको ये लगा कि लालू यादव उनके हाथ से राज्य सत्ता को पूरी तरह से ले लेंगे, तो वो जो है अपनी ताकत को, उन्हें इस बात का आभास था कि अगर वो स्वयं सिर्फ स्वर्णों के हाथ में सत्ता की बात करेंगे तो शायद वो सफल नहीं होंगे, और इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत जो है नीतीश के पीछे लगाई। और यही कारण है कि अभी चाह करके भी जो भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि वो चेहरा जो है वो चेहरा है। तो अभी निर्भर इस बात पर करेगा कि ये चुनाव तक दोनों तरफ से तैयारियां किस तरह की है। वो आपने वो बात तो कही कि जो प्राइवेट सेक्टर बिहार में नहीं है, तो उसको किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से दिखाया जाएगा कि ये बात सिर्फ हवाबाजी है या सही में जो शक्ति जो है वो उसका पुनर्वितरण का मामला है। क्योंकि उसके अलावा जो जहां ताकत रहती है वो जो है वो लैंड होल्डिंग्स और अन्य चीजें हैं। तमिलनाडु का जो मॉडल है वो यहाँ पर तो थोड़ा अलग है। तमिलनाडु में जो जाति संरचना जो है वो अलग है, वहाँ लागू करना आसान था। वहाँ जो था बहुत शार्प, जो जिसको हेमंत जी ने कहा, जो खुशवंत सिंह के आर्टिकल के माध्यम से कहा ना कि 1937 में ही वो चीजें बहुत शार्प थी, और वहां पर इसीलिए जो ब्राह्मणों को इक्वेट किया गया जो है हिंदी और नॉर्थ के साथ में, और इसीलिए वहां पे इस राजनीति का उभार हुआ। यहाँ थोड़ी अलग स्थिति है, जातियों का जो पावर स्ट्रक्चर है और उनके आपस में जो समीकरण है वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ किस तरह से होगा, राजद किस तरह से साधेगी दोनों तरफ को। एक तरफ तो राजद को जो है अपना जो विरोधियों को भी साधना है, क्योंकि वो भी बीच में A to Z की बात कर रही थी। तो ये देखना होगा कि आगे क्या होता है नीति के स्तर पर और रियल पॉलिटिक्स के स्तर पर क्या होगा। बाकी ये जो टीवी पे जो बहस चल रही है और जो आ रही है, उनका जो कोर मतदाता है बीजेपी का, वो हम सब जान रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जो मतदाता है वो सिर्फ रैशनली नहीं सोचता है, असली जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो इमोशनल ही होता है। तो ये इमोशनल वो किस तरह से प्ले अप होगा वो उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। मनोरमा जी ठीक है, हमें इस बीच फराह साकिब ने भी ज्वाइन कर लिया है, राजनीतिक टिप्पणीकार विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। तो फराह साकिब आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर आप तक भी आएंगे। पहले संजय जी के पास जाते हैं। इस बीच ड्राइंग मेमोर का एक आया था, उनकी टिप्पणी थी कि मुझे एडोलसेंस देखने के बारे में सलाह दी थी। मैंने 2 हफ्ते पहले देख ली, सच में बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत इंटेंस रहा वो, और मैंने वो देख ली है। तो वो क्या कहते हैं, उनकी और भी टिप्पणियां बहुत सारी हैं जो बहस को बढ़ाने वाली भी हैं। तो अगर वो फ्लैश होती रहे तो उसमें से भी हम कुछ पे बात करेंगे। और तेजस्वी ने एक और जो है, चूंकि वो A to Z की बात करते हैं, जैसे विनय ने याद दिलाया, तो संजय जी, तेजस्वी ने जो 10 मांग रखी है उसमें एक मुझे याद आ रहा वो भी है कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए भी बात की है। तो ऑलरेडी जो है ये लोग 10% आरक्षण दे रहे हैं EWS के तहत। तो इसको किस तरह से समझा जाए, और ये तेजस्वी इसमें क्या ऐसा नया रख रहे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए वो अपनी 10 मांगों में उन्होंने एक रखा है। सभी को नमस्कार। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जाति जनगणना, एक थोड़ा और सवाल में और ऐड कर दूं मैं, तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको अपनी टिप्पणी करने में कि क्योंकि इस घोषणा के बाद से सवर्ण वोटर में एक तरह की जो है कंफ्यूजन की स्थिति होगी, क्योंकि अब तक ज्यादा उनका भाजपा को वोट गया है, वो एक बड़ा फैक्टर रहा उनको जितवाने में सवर्ण वोट का। तो अब जाकर के अब एक नए तरह से सवर्ण वोट दोराहे पर है कि किसको वोट करें। देखिए, नमस्कार सभी को, सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को। देखिए, आरक्षण का ये जो मुद्दा है, ये आज का तो मुद्दा है नहीं, और आरक्षण इसलिए नहीं है कि मतलब इसके जरिए नौकरी पाना है या इसके जरिए
एक मिनट संजय केवल भाई, ये राजनीतिक अपनी भागीदारी ही सुनिश्चित। तेजस्वी यादव के हाँ पिक्चर बताएं। बाकी वाले ट्वीट में सवर्णों के लिए कुछ नहीं है वैसे। अच्छा, उसमें आपको नहीं कहाँ है। दिखा? अच्छा, लेकिन ए टू जेड में शायद A to Z में उन्होंने बात की है, पुराना जब ए उनका टू जेड की फॉर्मूला। बात, हाँ A to Z की जब वो बात करते हैं, ये हाँ शायद A to Z से ही मुझे तो फिर याद आया देखिए, जब विनय ने ये बात की। मूलतः देखिए ये जो आरक्षण का एक पूरा मुद्दा जो है, वैसे तो एफर्मेटिव एक्शन के तहत ये माना जाता है। जॉन रॉल्स एक बहुत बड़े चिंतक हुए, 1972 में इनकी एक किताब आई थी और वो किताब का नाम था थियरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उन्होंने दो प्रस्तावनाएं दी थी, जिसका एक जिस्ट ये है, आप ऐसे समझ लें, जो कुछ कुछ गांधी से मिलता है। गांधी ने ये कहा था कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति है उस तक वह लाभ पहुंचे। जब अंतिम व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है और जब वो अपने आप को मजबूत फील करता है, उसको लगता है कि हाँ उसका भी एलिवेशन हो रहा है, तब माना जाना चाहिए कि सामाजिक न्याय की इस पूरी परिकल्पना में उस गरीब व्यक्ति या जो सबसे वंचित जो व्यक्ति है, सबसे अंतिम पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है, उसकी भी कुछ हिस्सेदारी है। डॉन रॉल्स ने 1972 में इसी प्रकार से ये बातें कही थी और उसने स्पष्ट कहा था कि एफर्मेटिव एक्शन में ये चीजें हैं। हालांकि उसकी थियोरेटिकल कंसिडरेशन में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, फिर अलग विषय हो जाएगा। उन्होंने बात इतनी कही थी कि देखिए ये मूलतः आखिर क्यों समाज में असमानता होता ही क्यों है? पहला प्रश्न तो यही है ना, आखिर क्यों न्याय की संकल्पना, न्याय का कैसे वितरण किया जा सकता? उसने वितरणात्मक न्याय की बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की थी, कि न्याय का वितरण भी किया जा सकता है। ये उसका एक बहुत बड़ा देन है, जो बहुत पहले अरस्तू ने इस बात को लेकर कहा था, लेकिन रॉल्स ने उसको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया था कि न्याय की पूरी अवधारणा को केवल एक कॉन्सेप्चुअल स्थापना के तौर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि न्याय का वितरण किया जा सकता है, बशर्ते कि, अब उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो अंतिम व्यक्ति तक भी न्याय पहुंचे, उसको लगे कि हाँ इस समाज का वह हिस्सा है और एक यूजफुल हिस्सा है। तो कुछ उसी संदर्भों में जब भारतीय जो संविधान बना और अंबेडकर की जो पूरी की पूरी जो एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और समझेंगे और गांधी का देखेंगे, तो दो चीजें बिल्कुल साफ साफ हैं। अंबेडकर ने समानता की बात की है और गांधी ने समरसता की बात की है। जब समानता की बात आप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो सामाजिक न्याय की धारा के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि समानता वही हो सकती है कि जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाए, लगभग इक्विटेबल हो जाए। एकदम से इक्विटेबल तो संभव नहीं है, खासतौर से जो प्राकृतिक अन्याय जो हो सकता है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, देश और देश के बीच में, वर्ग और वर्ग के बीच में जो हो सकता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन काफी हद तक किया जा सकता है। तो इन संदर्भों में जब अंबेडकर ने जब उस बात की, और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात उन्होंने इसीलिए की थी, एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं, हालांकि रॉल्स बाद में आए, लेकिन जिसकी जड़ें अरस्तू में है, उन्होंने, अंबेडकर ने यह बात अगर कही तो उसके पीछे यही था कि न्याय का हमें वितरण करना है और जब तक जो मजलूम है, गरीब है, वंचित है, उन तक अगर न्याय नहीं पहुंचेगा तो यह समाज एक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। गांधी थोड़ा अलग तरीके से सोचते थे, उन्होंने हरिजन की बात की, समरसता की बात की, इस बात को लेकर चलते थे। और मजे की बात यह है कि देखिए भाजपा भी समरसता की ही बात करती है, लेकिन गांधी को नेगेट करती है। लेकिन इस समरसता में गांधी की, भाजपा की समरसता में अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं है, केवल हिंदू समाज के समरसता की बात करते हैं। लेकिन प्रश्न जब समानता से साथ जुड़ जाता है, सामाजिक न्याय के साथ जुड़ता है, तो वह हमारे संवैधानिक मूल्य और प्रावधानों के साथ जुड़ जाता है, और समरसता हमारे सांस्कृतिक पक्ष के साथ जुड़ जाता है। ये दो चीजें बहुत स्पष्ट है। एक तीसरा पक्ष और है, वो है समाभिरूपता, जो हमारे ऐतिहासिक और सभ्यातिक जो पूरा दृष्टिकोण है उसके साथ वो जुड़ जाता है, कि हम एक जैसा सोचने लगे, एक जैसा पढ़ने लगे, एक जैसा ओढ़ने लगे और एक जैसा कुछ करने लगे। वह समाभिरूपता जैसी चीज है, जिसके बारे में योगेंद्र यादव जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो लोहिया में आपको मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगा कि स्वयं वो नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने चित्रकूट में एक मेला चाहते थे, एक सांस्कृतिक मेला लगाना चाहते थे, जिसमें कुरान और बाइबल और महाभारत, रामायण और सबका वो चाहते थे एक समागम हो, उसका पाठ हो, और जो भारत का सांस्कृतिक पक्ष हो
उसको समझने का प्रयास किया जाए। लेकिन उसका जो सबसे जो इधर हाल के वर्षों में जब 90 के दशक में जो मंडल आया और उसके बाद आरक्षण की जो चीज आई, उसको उच्च वर्गों ने जिस प्रकार से तिरस्कार किया और जिस प्रकार से उसको लगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये गैर संवैधानिक, इस प्रकार की चीजें आई और जबरदस्त आंदोलन हुआ। जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी था, अपने आप में एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है, जो कि निहायत जरूरी था। और आप देखेंगे कि 90 के दशक के बाद से सरकारी संस्थाओं में, नौकरियों में और तमाम जगहों पे इनका प्रतिनिधित्व न सिर्फ बढ़ा है, बल्कि एक कह सकते हैं कि काफी आधिकारिक रूप से बढ़ा है। आज बिहार और यूपी में अगर आप पिछड़े लोगों का अगर सत्ता स्थापित तो इसके पीछे मंडल का एक रोल रहा है। और देखिए, अगर समाज के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम सबका कर्तव्य बनता है कि नहीं, जो वंचित है उनको अधिकार वो मिलना चाहिए। और आरक्षण के बहुत सारे पहलू हैं, क्षैतिज पहलू अलग है, इसके अलावा वर्टिकल पहलू अलग है, ये सारे पहलू है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक दो बातें मैं जरूर और कहना चाहूंगा कि जो 50% कैपिंग की जो बात थी, जिसमें इंदिरा साहनी का केस जो 1992 में आया था, उसमें 50% की कैपिंग लगा दी गई थी। बावजूद तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार ने इस पर प्रस्ताव पारित किया और उसके बाद 50% से ऊपर जाकर भी आरक्षण लागू किया गया। और खासतौर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जब बात करेंगे तो यह, अगर आप संवैधानिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, प्योर संवैधानिक मैं कह रहा हूं, तो अपने आप में ही गैर संवैधानिक, क्योंकि सरकार कैबिनेट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इस चीज को लागू किया था, बाद में संसद ने पास किया और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई थी। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो इफेक्टिवली 50% से ज्यादा तो वैसे भी आरक्षण है। तो यह कहना कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, यह उतना उचित नहीं है। ऑलरेडी 50% से ज्यादा है। लेकिन भाजपा ने साथ ही साथ आरक्षण के नियमों को किस प्रकार से डाइल्यूट किया जाए उसके लिए तमाम सारे प्रयास किए हैं, जिसमें लेकिन यूपी इस में पर अगर आप देखेंगे लेकिन तो इस पर अभी जो डाइल्यूट किया, अब इसको बैक लेने में भी तो किसी ने बाकी तमाम घोषणाएं की, लेकिन जो विपक्ष की राजनीति में ईडब्ल्यूएस पे अब इसको बैक ले जाने का तो हिम्मत किसी के अंदर अब नहीं दिख रहा है। क्या किसी ने ऐसी कोई बात की है कि वो आएंगे तो ईडब्ल्यूएस को खत्म कर देंगे? हाँ, नहीं, वो तो अब नहीं संभव है। दिस इज पैंडोरा बॉक्स। ये वही बात है कि, लेकिन अब आप जैसे अभी जो नया रिजल्ट अभी आया है आपको सिविल सर्विसेज का, आप देख लीजिए 44% पर स्वर्ण जातियों का कब्जा रहा, 44%। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि ये जनरल कैटेगरी है, बाकी ओबीसी, एससी और एसटी की कैटेगरी, लेकिन एक प्रकार से जो जनरल कैटेगरी है वो अपने आप में एक रिजर्व कैटेगरी बन गई है। और जिस प्रकार से तमाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है और जो जिसमें चयन होता है, उसमें ज्यादातर आप देख लीजिए मेरिट ईडब्ल्यूएस की कम जाती, ओबीसी की ज्यादा जाती है। तो ये स्थिति आपको देखने में मिलेंगी। दूसरी चीज ये भी है कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, मुझे नहीं लगता कि वापस होगा कोई भी। अब चूंकि अगर हमें आरक्षण चाहिए और हम ईडब्ल्यूएस को नहीं देंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो एक प्लेटर तैयार हुआ है जिसमें ये कि ठीक है 10% आप भी ले लो, लेकिन जो हमारा हक है वो हमारा हक मिलना चाहिए। इस प्रकार की चीजें चल रही है। भाजपा ने क्यों लागू किया ऐसे समय पे, ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ा कौतूहल का विषय है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी। एक तरफ पूरे देश में पहलगाम को लेकर ये बात चल रही है और एकदम से, और चूंकि देखिए मोदी जी हमेशा चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। जब सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी की थी तो चौंकाने वाला, एकदम से चौंकाने वाला मामला था। कश्मीर को लेकर जब वो प्रावधान आया था तो चौंकाने वाला था। जीएसटी को लेकर मैं ये बात नहीं कहूंगा क्योंकि वो पहले से बात चल रही थी, 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। इसके अलावा चौंकाने वाला फैसला जो कोरोना वाला, जो उन्होंने लॉकडाउन किया था, वो चौंकाने वाला फैसला था। ऐसे तमाम सारे फैसले आपको मिलेंगे और उसी कड़ी में आप इसको भी देख सकते हैं, ये जो ठीक है। आरक्षण को लेकर एकदम से। तो ये जो चौंकाने वाले फैसले मोदी जी करते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है? और सबसे बड़ी दिक्कत तो भाजपा के नेताओं के लिए है कि वो इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे कि कल तक जिस आरक्षण को लेकर वो कहते थे कि इससे, या जाति जनगणना को लेकर ये बात कहते थे, सॉरी विभाजनकारी मैं जाति, हाँ, जाति विभाजनकारी जनगणना को लेके कहते, हाँ, विभाजनकारी और समाज में द्वेष और घृणा और ये सब तमाम चीजें कहते थे। तो अब जाति जनगणना आप क्यों कराना चाह रहे हैं? हालांकि मेरा मानना है ये देर आया दुरुस्त आया। सरकार अगर अंत में तैयार हुई तो इसका स्वागत करना चाहिए, बाकी आलोचना अपने जगह है, लेकिन होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए देश बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। कल को अगर सरकार को अपनी पॉलिसी लागू करनी है, तमाम योजनाओं को लागू करनी है,
यह पता तो चले कि कौन किस जाति की आबादी, किस वर्ग की आबादी कितनी है, उसके हिसाब से चीजें टारगेट तो सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। जी जी, हम साकिब के पास आते हैं। हमारे पास अंतिम के 10 मिनट बच गए हैं, तो शायद हम लोग को लगता है कि एक राउंड ही बात कर पाएंगे। आखिरी राउंड में कुछ टिप्पणियां हैं जिसको हम आप तक ले जाएंगे, लेकिन जितना शॉर्ट में जवाब देंगे आप लोग उतना अच्छा होगा, हम कम समय में अपनी चर्चा खत्म कर पाएंगे। ठीक है, टारगेट तो हमने 1 घंटे का ही रखा था, लेकिन दूसरे दौर में सवालों के बजाय हम अपने आउटसाइड पैनलिस्ट की टिप्पणियों को लेंगे। साकिब आपके पास आते हैं और संजय जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये क्या कहते हैं, जो खास तौर पर हम मुसलमानों की बात करते हैं और सवर्णों की बात कर रहे हैं, ये दो अब राजनीति में अलग तरह से जो है, और मंडल 2 का मसीहा क्या, जैसे मंडल का मसीहा वीपी सिंह को कहा जाता है, तो क्या सच में मंडल 2 के मसीहा मोदी कहलाएंगे, या फिर मतलब उनका जो है ये जो हिपोक्रेसी है, एक दोहरा इस चीज को लेकर एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह, हालांकि वीपी सिंह के लिए भी था कि उन्होंने कमंडल के लिए मंडल का जो है अस्त्र शस्त्र चलाया था, वो भी है, लेकिन क्या मोदी में और उनमें आप किस तरह का फर्क या साम्यता देख रहे हैं मंडल की राजनीति को अगले स्तर पर ले जाने के संदर्भ में? और दूसरा, सवर्ण जो है अब इनसिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं, जैसे मुसलमानों को इनसिग्निफिकेंट किया भाजपा की राजनीति ने। तो अब गोलबंदी हुई है इस तरफ में, या तो इंडिया गठबंधन की तरफ, या समाजवादी पार्टी की तरफ, या फिर यहाँ पर आरजेडी की तरफ। बचा खुचा जो था वो वक्फ के समय ने बिहार की राजनीति में वो भी कर दिया। तो आप ओवरऑल इसको किस तरह से देख रहे हैं? अनम्यूट नहीं, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मोदी जी वीपी सिंह की जगह ले पाएंगे ऐसा मुमकिन है नहीं कभी। अब इनको स्टेट्समैन बनने का शौक है, ये तो हम सब जानते हैं, ये अलग बात है ना, लेकिन ये वीपी सिंह की बराबरी कर पाएंगे? इनको सबकी बराबरी करने का शौक है, इंदिरा गांधी बनने का भी शौक है, नेहरू बनने का भी शौक है, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये हो कितना पाएंगे, असल में मसला ये है। इन्होंने आरक्षण को लेकर के, जाति की जनगणना को लेकर के जो पिछला रायता फैलाया है खुद ही, ये उसी को नहीं समेट पाएंगे। ये जाति जनगणना को लेकर के अगर इनको लग रहा है कि ये अब आप देखिए कि ये जो गोदी मीडिया है, ये टीवी पुरम का जो मीडिया है, ये किस तरह से जाति जनगणना के फायदे बता रहा है। इनके पुराने ट्वीट सब वायरल हो रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी के, अंजना ओम कश्यप के, राहुल शिवशंकर के, और इनके पुराने नेताओं के। जो करेगा जाति गणना की बात उसको पड़ेगी कस के लाती है। नितिन गडकरी जैसा सभ्य व्यक्ति बोल सकता है, जिसको हम लोग सभ्य मानते हैं भाजपा में, और हमारे योगी जी दुर्योधन और रावण और क्या क्या पता नहीं इन्होंने बोला है, और ये इनके लिए तो 4 ही जातियां थी। और एक देखिए बड़ी अच्छी टिप्पणी आई, मंडल 2 परिस्थिति है, कोई नेता नहीं, ऐसी कोई टिप्पणी आई अभी आनंदलाल यादव की, मंडल 2 का मसीहा परिस्थिति है, कोई नेता। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और देखिए, अब तेजस्वी यादव ने इनके आगे एक बड़ी लंबी लकीर खींच दी है। सबसे बड़ी लंबी लकीर तो यह है कि वो जो बढ़ी हुई आरक्षण सीमा है, उसको आप संविधान की नवीन अनुसूची में डालिए। तो इन्होंने सोचा था कि अभी ये गुगली मार देते हैं, बिहार चुनाव निपट जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक का क्या हुआ हम सब लोग जानते हैं, और इनको जुमला मारने में कुछ लगता नहीं है। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख सबके खाते में, ये इसी तरह से इन्होंने सोचा कि हम एक करके निकल चलते हैं। विमर्श भी इधर हो जाएगा, ये बौद्धिक विमर्श का जो है वो केंद्र भी बदल जाएगा, और उसके बाद हम एक बड़ी लंबी पारी खेल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि बिहार में इनको इसका कोई बड़ा फायदा मिलने नहीं जा रहा है। बिहार में जो इन्होंने नरेशन बिल्डअप किया हुआ है, जो इन्होंने जिस तरह से जातिवार जनगणना का विरोध किया पर्दे के पीछे रह के, जिस तरह बढ़ी हुई आरक्षण की सीमा का विरोध किया पर्दे के पीछे रह के, ये यूथ फॉर इक्वालिटी की नाम की जो संस्था है, ये जो बार बार कोर्ट चली जाती है, इसका भाजपा से क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ये पब्लिक डोमेन में है। तो इसलिए इनको कोई बहुत ज्यादा, देखिए जैसे राम मंदिर का क्रेडिट कांग्रेस चाहे लाख लेना चाहे कि हमने ताला खुलवाया, ये किया, वो नहीं ले सकती है। ठीक उसी तरह से जाति जनगणना का क्रेडिट मोदी जी नहीं ले सकते हैं, ये एक बड़ी बात है। और संविधान की नवीन अनुसूची में शामिल करने की मांग जो तेजस्वी ने कर दी है, वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो डिसीजन वैसे ही आएगा जैसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले आया है। इंदिरा सैनी जजमेंट में 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। अब उस जजमेंट को पलटने के लिए इनको मिनिमम 11 जजों की बेंच चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में बनाता है। मुझे लगता है, जहां तक मुझे याद है, संजीव सर मुझे करेक्ट कर देंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल के मामले में जो है 13 जजों की संविधान पीठ थी,
शाहबानो के मामले में 11 जजों की थी और इंदिरा सैनी के मामले में 9 जजों की थी। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंचेस हैं। बाबरी मस्जिद जैसा संवेदनशील मसला भी जो है वो 5 जजों की बेंच ने निपटाया है। तो अब इनको अगर सुप्रीम कोर्ट से मामला चाहिए तो 11 जजों की बेंच के पास इनको लेके जाना पड़ेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पॉसिबल है नहीं। एकमात्र रास्ता बचता है कि कैबिनेट की मीटिंग करके एक प्रस्ताव पारित कीजिए और 9 शेड्यूल में इसको शामिल कर दीजिए, जो जिसका दबाव अब मोदी सरकार के ऊपर में बढ़ेगा और ये तेजस्वी यादव इसी पिच पर आकर के खेलेंगे, इसमें कहीं कोई शक। और उन्होंने जहां जहां ठेकेदारी की बात की, देखिए प्राइवेट सेक्टर्स की बात सही है कि प्राइवेट सेक्टर्स बिहार में उतना है नहीं, लेकिन उन्होंने सरकारी ठेकों में भी बात की है 50% आरक्षण की। जी सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की बात की। कर्नाटक के मॉडल पे जहां यहाँ पर मिलता है अति पिछड़ा और मुस्लिम का जो है, हाँ वो वाला एक मामला लगा दिया है और ऐसी तमाम चीजें हैं। तो इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब इनको करना क्या है। अब ये वीपी सिंह बन जाएंगे, ये मुगालते में है, या ये सोच लें कि ये कुछ भी बन जाए। भाई ये तो विश्व गुरु हैं, मीडिया स्पॉन्सर्ड विश्व गुरु हैं। इन्होंने बिठा रखे हैं 5 बजे शाम से लेकर रात के 9 बजे तक इनकी ब्रांडिंग करने के लिए अडानी और अंबानी करोड़ों रुपए फूक रहे हैं। तो ये कुछ भी कर लें, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। और जनता के बीच में ये मैसेज है, देखिए मिर्जा गालिब ने कहा है ना कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता, तो ये इनका यही चल रहा है। इस जनता के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह और सवर्णों के अंदर में जो ये मैसेज गया है, मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरी कई जगह के सवर्ण साथियों से बात हुई है, दरभंगा भी मेरी बात हुई है, पूर्णिया में मेरी बात हुई है। मैंने बात करने की कोशिश की कि भाई जातिवार जनगणना को लेके आपकी क्या सोच है। देखिए जो प्रोग्रेसिव सवर्ण है वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भाजपा के साथ ये सोच के जुड़ा था सवर्ण कि वो उनके हितों की रक्षा करेगा, आरक्षण के खिलाफ काम करेगा, ये तमाम चीजें हैं, अब उन सवर्णों को भी लगने लगा है कि भाई ये तो हमारे भी काम के नहीं रहे। अब ये मंडलवादी राजनीति की पिच पर चलेगा और इनको इस पिच पर आना क्यों पड़ा, ये भी बड़ा सवाल है, बड़ा मौजूद सवाल है। कि इनको लग रहा था जैसे 2024 का जो रिजल्ट आया था, अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिहार, यूपी, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 स्टेट थे। 4 स्टेट में लोकसभा की 155 सीटें हैं। 2014 के चुनाव में इनको 125 सीटें मिली थी इन्हीं 4 राज्यों में, और ये 2024 के चुनाव में घट के 64 पे आ गई है इन 4 राज्यों की सीटें अगर आप मिला दे तो। ये उसकी भी बेचैनी है इनको, कि इनको लगा था कि जो पिछड़ा वर्ग है ये पॉलिटिकल हिंदुत्व और आरक्षण के बीच में झूलता हुआ इनके साथ लगा रहेगा, लेकिन अब उसको लग रहा है अब ये जो पिछड़ा वर्ग है, ये जो 5 किलो राशन वाली व्यवस्था देख रहा है, तो अब ये भी निराश होने लगा है। और सवर्ण तो खैर जब आप नहीं थे विनय से हमने इस पर बात की थी कि लगातार जो है वोट परसेंट घटा है, ओबीसी का भी घटा है, जो 2024 का जो चुनाव लोकसभा चुनाव रहा, हालांकि ओवरऑल तो उनका 1% ही वोट घटा, 1% ही वोट घटा ओवरऑल, लेकिन ऐसे वो रिजल्ट में दिखता है अलग अलग सेगमेंट। देखिए अब सवर्णों के बीच में ये हो सकता है, कि सवर्णों के बीच में ये मैसेज चला जाए कि भाई अब ये हमको किसी के साथ खूंटे के सबसे बंध के नहीं रहना है, ना भाजपा के साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। हमारा उम्मीदवार जहां होगा हम उसको जिता देंगे। हमारा उम्मीदवार आरजेडी से आएगा, आरजेडी को वोट दे देंगे, हमारा उम्मीदवार भाजपा से आएगा, भाजपा को वोट दे देंगे, कांग्रेस से आएगा, कांग्रेस को वोट दे देंगे। ये एक परसेप्शन अब सवर्णों के बीच में बन सकता है और आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा कि ये ऐसा ही होने जा रहा है। जी ठीक। और मुसलमानों में भी नहीं, मुसलमानों का कंसोलिडेशन अब मतलब भाजपा ने किया, खासतौर पे मोदी अभी जो है, और ये निश्चित तौर पर आरजेडी के पक्ष में है बिहार में। बिल्कुल है ना, ठीक है। चलिए सजीव जी, क्या हम लोग टिप्पणियों को ले सकेंगे इस दौर में, अगर संभव है तो छोटे आप लोगों की जो है टिप्पणी हो, उस पर कुछ टिप्पणियों को हम लेते हैं। आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। प्लीज सब कैटेगराइजेशन पर भी आप लोगों के की क्या सोच है ये जानना चाहते हैं। कौन इस पर टिप्पणी करना चाहेगा? ये अंकित सिन्हा का सवाल है। दिक्कत है कि हमारी क्या सोच है ये जानना चाहते हैं, तो अब उसका क्या जवाब दीजिए? ये जब जाति गणना वगैरह आएगा तो ये सारे इशू सामने आएंगे। ठीक है, चलिए आगे। और इस पर कुछ कहना चाहे हेमंत जी वगैरह कोई? मोदी जी चलती ट्रेन से कूदे क्यों? सुबह
शुरू में भी मैंने नहीं, देखिए, सब कैटेगराइजेशन का जो सबसे लेटेस्ट जो अभी इशू आया वो तेलंगाना में आया। शेड्यूल कास्ट को लेकर 3 कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। संभवतः 5%, 9% और इसके अलावा एक 3 कैटेगरी वो बनाई गई। लेकिन बिहार में तो कर्पूरी फार्मूला जो है वो देखा जाए तो सब कैटेगराइजेशन का सबसे बेहतरीन फार्मूला है। आज से नहीं, 1973-74 संभवतः उस समय के आसपास से वो तमिलनाडु लागू में हो तो गया। 7 खंडों में है संजय जी। तमिलनाडु में ये लोग दरअसल दिक्कत नहीं, ये है ना कि ये लोग ये हाँ, हमारा ओपिनियन हाँ, जानने आए थे। दिक्कत ये है, ये हमें टेस्ट करने आए थे। इनको इतिहास की वजह से जानकारी नहीं है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? 7 खंडों में वहां बटा हुआ है और आगे होगा तो ऐसे ही चीजें होंगी। नहीं, वो तो तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु को मैं सबसे अलग केस के तौर पर देखता हूं। बाकी भारतवर्ष में जितने भी जो आरक्षण की जो पूरी स्थिति है, तमिलनाडु को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाना है। भाई, तमिलनाडु की जो पूरी की पूरी आबादी है तो वो बैकवर्ड क्लास से पर आधारित है। सबसे ज्यादा उनकी आबादी है, उसी हिसाब से वहां पे रिजर्वेशन भी है। और इसके अलावा सबसे पहले स्कीम भी वहीं शुरू हुई थी जो वेलफेयर स्कीम्स है। जैसे जयललिता वगैरह जब वहां की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो अम्मा कैंटीन वगैरह का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उस समय आया था। छत्तीसगढ़ में भी ये कॉन्सेप्ट आया था। तो ये बाद के वर्षों में बाकी उत्तर भारत के तमाम राज्यों में फैला जरूर, लेकिन सच पूछा जाए तो रिजर्वेशन का जो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, तमिलनाडु एक अपने आप में एक सबसे नायाब एग्जाम्पल है। और बिहार का जो कर्पूरी जो फॉर्मूला है, वो 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन चूंकि रिजर्वेशन, देखिए, थोड़ा सा इसमें 2 चीजें समझने की जरूरत है। रिजर्वेशन को सिर्फ नौकरी पाने तक या रिप्रेजेंटेशन पाने तक अगर सोचेंगे तो वो हम न्याय नहीं करेंगे। रिजर्वेशन इसलिए जरूरी है कि चूंकि आर्टिकल 15(4), 16(4) अगर इसको देखा जाए तो 16(4) में चूंकि ओबीसी को लेकर लिखा गया, तो उसमें जब इस बात को समझेंगे कि मूलतः आखिर पिछड़ापन है ही क्यों, वह जो सोच है समाज में, जो सोच है उस सोच को कैसे समाप्त किया जाए, वो महत्वपूर्ण बात है। और उसके लिए जाति जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर माना गया कि जाति के आधार पर समाज की पूरी सोच बनती है। और इसके आधार पर व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर उस कम जाति का है, निचली जाति का है, तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इसलिए आरक्षण का जो प्रावधान है उसको थोड़ा इन व्यापक संदर्भों में समझने की जरूरत है, न कि केवल एक इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाए जाने के स्तर पे या उस तरीके से सोचे समझे जाने की जरूरत है। जी जी, एक सवाल और है ड्राइंग मेमोर का ही कि न्याय व्याय कुछ नहीं मिलने वाला। पहले कोई ये बताए, बीजेपी सामाजिक न्याय पे चुनाव क्यों लड़ना चाहती है? हेमंत जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? उसके साथ ये भी जोड़ लीजिए, विनोद जी जो कह रहे हैं कि समाजवादी पिच या सामाजिक न्याय के पिच पे खेलना बीजेपी के लिए वैसा ही है जैसे इंग्लैंड आकर भारत के पिच पे स्पिनर्स को खेले। हाँ, जो कि सीमा दी ने अपनी टिप्पणी के आखिरी में कहा था कि वो उसके पिच पर आकर खेल रहे हैं। ये आगे कि खेलना कैसा होगा, ये उसकी टिप्पणी है। ये मुझे जो लगता है कि इसके पीछे देखने की जरूरत है, वह यह है कि देखिए, जब आजादी के बाद जो अधीनस्थ जातियां हैं वो जैसे जैसे संसदीय जनतंत्र की वजह से ताकतवर हुई हैं, ये संसदीय जनतंत्र में पलीता लगाने की पूरी परियोजना लेकर के ये काम कर रहे हैं। इनका दुख यही है कि संसदीय जनतंत्र के जरिए अधीनस्थ जातियां ताकतवर क्यों हो रही है। असली दुख इनका ये है, और इसलिए ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर पहले बात किया करते थे कि एक केंद्रीकृत सत्ता चाहिए इनको, और उसमें डेमोक्रेसी का फॉर्म उसमें कम हो, उसमें डेमोक्रेसी का पुट कम हो। तो इनकी पूरी जो सोच है वो इस डेमोक्रेसी के खिलाफ है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इसलिए ये जो कुछ भी लेकर के आते हैं, जैसे अभी सकेम ने जो कहा कि ये एक जुमला की तरह ही लेकर के आए हैं, ये जैसे कांग्रेस राम मंदिर का श्रेय नहीं ले सकती है, उसी तरह ये जाति जनगणना का, आरक्षण का, सामाजिक न्याय का श्रेय नहीं ले सकते, क्योंकि ये आप ऐसे सिर्फ नंगी आंखों से आप देखेंगे तो ये जो सामाजिक अन्याय की जो ताकतें हैं उनके साथ ये मजबूती से खड़े दिखते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि जो राजनीतिक सत्ता सामाजिक अन्याय की ताकतों के साथ मजबूती से खड़ा होती है, वो क्या करती है।
उससे आप न्याय की कितनी उम्मीद कर सकते हैं? जैसे अब परसेप्शन भी जो ये बनाते हैं उसको भी थोड़ा गौर से देख लीजिए, तब चीजें और साफ होंगी। जैसे कि इन्होंने दो एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, अभी वो हैं पद पर। इसके पहले एक दलित को बनाया, कोविंद जी को। लेकिन उनका परसेप्शन क्या बना? वो कैसे ब्राह्मणवाद के अधीन उनको रहना है, उसकी अधीनता कबूल करनी है। और इसके लिए पहला ही जो कहिए कि उनकी ओर से जो मास्टर स्ट्रोक आया, खास करके द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के, कि उनको नामित किए जाने के साथ ही उनकी तस्वीर आई कि वो मंदिर में जा रही, वहां झाड़ू लगा रही, मंदिर की साफ सफाई करते हुए दिखाया जा रहा है। तो आप किस तरह का जनतंत्र चाहते हैं, किस तरह का सामाजिक न्याय लेकर के आएंगे, ये पूरा इससे साफ साफ उसकी तस्वीर झलकती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इनका पूरा जो बिहार चुनाव और पहलगाम में आतंकी हमला, दोनों को साधने की कोशिश में ये इन्होंने अपने लिए एक ऐसा मोर्चा खोल लिया है जिस मोर्चे पर फतह तो इनको मिलनी नहीं है, शिकस्त मिलनी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक है सीमा दी, आपके लिए ना ये आया था, एक काउंटर टिप्पणी आई थी कि बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तो आप और ये अंकित सिन्हा की टिप्पणी थी और वो थोड़ा तंजी कर रहे थे कि अब मैडम को कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कह रहे थे। ठीक है, आप इस पे कुछ कहें? हाँ, जब आपने बैंकिंग सेक्टर की बात की थी, उन्होंने एचडीएफसी की बात की थी, एचडीएफसी में रिजर्वेशन लागू है क्या वहां? यही मैं इसी पर अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजीव जी, अगर आप बैकग्राउंड में हैं तो जल्दी से अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, साकिब जी आपके लिए भी दो टिप्पणी थी। एक आपने शायद देखी होगी स्क्रीन पर, आते हैं वो आपको अनम्यूट करते हैं, तब मैं आपका जो काउंटर है वो मैं लूंगी। और आपके लिए कुछ, हाँ आई थिंक आपको वो करके किसी ने, क्या है वर्मा जी? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है सब। अच्छा ठीक है, ये नहीं है। हाँ साकिब भाई, यूथ ऑफ इक्वालिटी के लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये एक बात थी। और एक और अकबर जी थे, उनकी भी कोई टिप्पणी थी। जाति जनगणना का मामला जो भाजपा के लिए बैकफायर कर जाएगा जी। मेरा म्यूट और अभी अभी जैसे हेमंत भाई कह रहे थे कि ये पहलगाम और इस मामले में ये बीच में लटक गए हैं, तो पहलगाम वाले मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसा नहीं, ये आज भी उसकी तरफ ध्यान लेके जाना चाहते हैं। आज ही आप देख लीजिए, वो जो निशिकांत दुबे हैं, हमारे संत शिरोमणि निशिकांत दुबे जी, उन्होंने एक जो पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है हानिया आमिर, उसका एक पैरोडी अकाउंट का ट्वीट जो है अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया। उसका कोई फेक अकाउंट था, उस पे उसने लिखा था कि भाई हमारा क्यों ट्विटर जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक किया हुआ है, हमने क्या किया है, जो किया है हमारी सरकार ने किया है और सेना ने किया है और आतंकवादियों ने किया है, आपको जो करना है उनके साथ कीजिए, हमारे तो बहुत सारे फैंस हैं इंडिया में। तो उसको लेकर के इन्होंने निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दिया और आधे घंटे में उसका फैक्ट चेक हो गया और वो ट्रोल हो गए बहुत बुरी तरह से कि चाचा तुम जो है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये पैरोडी अकाउंट है। तो ये तमाम चीजें चल कोई हिंदू आइडेंटिटी, किसी लड़के का नाम अंकित या कुछ कैसे शिवम वो है उसका हैंडलर, असली आईडी वो है जो हानिया आमिर के नाम से आईडी कर रहा था। ठीक है सीमा जी, आप अपनी जो है काउंटर टिप्पणी उस पर करिए। एसबीआई की बात की थी मैंने, सरकारी बैंक है, सरकारी बैंकों में रिजर्वेशन का प्रावधान है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे, तो प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा नौकरियां देती हैं। मैंने प्राइवेट सेक्टर बैंकों की बात की थी। और एसबीआई के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा इंडिया में बिजनेस है अपने देश में, वो एचडीएफसी है। और बाकी के प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे वो एक्सिस है, मैंने उनकी बात की थी बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स की। और जहां तक जाति जनगणना और आरक्षण की बात है, तो ये हमारी राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी और बराबरी की बात है। जहां तक जाति को लेकर सोच की बात है, वो एक सामाजिक मुद्दा है। जब तक ये राजनीतिक और आर्थिक बराबरी नहीं आएगी जातियों के बीच, मुझे लगता है सामाजिक बराबरी तो
कितने भी आप शादियों की बात कर ले तो हम कितने भी आर्थिक स्तर पे बराबर हो या जो भी हो, हम तो शादी अपनी जाति को ही देख के करते हैं। तो ये जाति जनगणना और उसके बाद आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन, ये भागीदारी की बात है, बराबरी की बात है, हिस्सेदारी की बात है, वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या और बाकी चीज की हो। ठीक है विनय, एक और टिप्पणी है विनोद कुमार जी की, उसमें है कि वो ये जो मुद्दा है भाजपा के लिए काल साबित होने जा रहा है, तो क्या आप सहमत हैं इस पे? सिर्फ 2 लाइन बोली और आखिरी में संजीव जी आप कंक्लूड कर दीजिएगा और हम चर्चा खत्म करेंगे। हाँ विनय। एक टिप्पणी है विनोद कुमार जी की, काल साबित होने जा रहा है। जो बेनिफिट वो सोच रही है उससे उलट वो उसको देख रहे हैं काल के तौर पे। आप सुन पा रहे हैं विनय? आप सुन पा रहे हैं विनय? प्रॉब्लम है उनके यहाँ। हाँ ठीक है, वो नहीं सुन पा रहे। संजीव जी आप फिर कंक्लूड कर दीजिए जल्दी से। हाँ विनय आप सुन पा रहे हैं? बोल रहे हैं, अब तो सुन क्या पा रहे? नहीं अब बोल तो रहे, बोल तो रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। हाँ भाई सुन पा रहा हूँ जी मैं। बोलिए। ये जैसा वो कह, आवाज नहीं आ रही? आ रही अब आ रही। संजीव जी से ले लीजिए टिप्पणी है। हाँ नहीं आवाज आ रही, जल्दी बोलिए। आ रही है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बोलिए। बंद कर लिया खुद से उन्होंने। खुद से बंद हो गया था उनसे, फिर बंद कर लिया उन्होंने। चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ आप खुल गए। जी बोलिए। फिर बंद हो रहा है उनका, ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। अब खुला है। नहीं उनका ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, उनका बंद हो रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए मनोरमा अच्छा एजेंडा सामने रख रहे हैं। अभी देखना है कि ये किस तरह से इसको ये कैसे पिकअप होता है आगे चल करके, ये इस पर हम लोग सबकी नजर रहेगी। लेकिन यही होना है जो एजेंडा लेकर के सामने तेजस्वी लेकर आ रहे हैं। आगे भी जातिगत सर्वे का या जाति गणना की जो मांग होती रही वो इसके लिए ही तो होती रही है, जो एजेंडा आरजेडी या तेजस्वी पेश कर। जी और इसमें मतलब आखिर चलते चलते ये भी कि वैचारिकी जब इसकी ना हो तो उसका असर जो है, आप बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं हो सकते इस मसले पर, वो देर सवेर जो है वो बैकफायर करेगा मुख्य रूप से। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि वो इस वैचारिकी से नहीं आते हैं वो। नहीं जितनी टिप्पणियां इस तरह की आ रही हैं वो उसी यथार्थ पे आ रही हैं, जो कह रही हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा और ये आदि इत्यादि। तो अब वो यहाँ आए हैं तो उनको यहाँ एक नए तरीके से एड्रेस करना होगा। वो तो पुराने खिलाड़ी थे ना। अब गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे, बताइए ना। गिरिराज सिंह का कुछ सुना हो हेमंत जी ने तो हमें बताएं। इनके बहुत से नेताओं को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर आलोक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आलोक जी को तो जाना पड़ जाएगा दूसरे पिच पे, वो क्या करेंगे वो। तो ये है, तो इनके यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं ये इस पिच पे आकर खेलने में। मनोरमा जी ठीक है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आउटसाइड पैनलिस्ट का भी। और इस मुद्दे पर हमारी नजर है कि ये जरूर है कि जिस पार्टी की विचारधारा जो है, जो उस वैचारिकी से नहीं आती, उसके लिए मुश्किल है उसके तमाम वायदों को उस ईमानदारी पूर्वक उस पिच पर आगे आकर के बात करना या आगे की राजनीति तय करना। और अभी तो बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये एक जो है हेडलाइन मैनेजमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। और आज जो तेजस्वी ने जिस तरह से जिन मुद्दों को सेट किया एजेंडा के तौर पर, वो और भी साबित कर रहा है कि संभवतः विपक्ष की अपनी रणनीति तैयार है बिहार में, और उसमें खास तौर पर आरजेडी की। और तब ये उसके बरक्स में हेडलाइन मैनेजमेंट ही ज्यादा दिख रहा है। आगे इसकी तोड़ भाजपा कैसे करती है, कैसे निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हमारे इस मुद्दे पर नजर रहेगी। आप सबका शुक्रिया, आभार। हम कल फिर मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण चर्चा पर। तब तक के लिए नमस्कार।